हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीमेंटर सागर। एग्रीमेंटर सागर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। आपको पता होगा हम रिसेंटली अभी प्रीवियस में एक लेक्चर हमने बनाया था जिसमें जो पीएटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनका विथ एनालिसिस हम डिस्कशन कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, 18 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा 18 क्वेश्चन था। इसके आगे हम 19 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट 15 क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, तो वन बाय वन हम 15 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके बाद जब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट लेकर आएंगे इसका, तो थर्ड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ताकि हमारे टोटल जो 100 क्वेश्चन थे इस एग्जाम में वो कवर अप हो जाएंगे। और आई होप ये क्वेश्चंस जो होंगे ये आपको अपकमिंग एग्जाम, अभी जो रिसेंटली अपकमिंग एग्जाम है आपका आने वाला है, उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए वन बाय वन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस, ताकि इनमें से अब फिर भी प्रीवियसली देखो व्यापम का एक पैटर्न होता है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियसली क्वेश्चंस को हम देखें, उनका एनालिसिस करें, क्योंकि उन क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 19 क्वेश्चन है, जो 18 क्वेश्चन था वो हमारा था पानी की सबसे कम मात्रा बर्बाद होती है, तो बता दिया था आपको किस में होती है, वो है हमारा ड्रिप इरिगेशन। तो हमारा आज का क्वेश्चन है जो 19 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, रेड कलर ऑफ सॉइल इज मेनली ड्यू टू, मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आयरन। क्या है? लोहा या आयरन के कारण मिट्टी का जो लाल रंग होता है। ठीक है, यदि किसी मृदा में आयरन उपस्थित है तो उसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। ठीक है, कार्बन के कारण प्रीवियसली एक क्वेश्चन देखो, यहां से कितने सारे क्वेश्चन आ गए। कार्बन के कारण यहां से सीधे सीधे दो क्वेश्चन हमें इसे यहां पर देखने को मिल गए। ठीक है, इसके जो हमारा कार्बन के कारण क्या था, हमारा डार्क ब्राउन। कौन सा रंग था बेटा? कार्बन के कारण हमारा डार्क ब्राउन कलर था, डार्क ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर किसके कारण था? कार्बन के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा आयरन। अब देखो यहां पर मैंने ये पूरा मेंशन किया, जैसे रेड कलर हेमेटाइट, हेमेटाइट बोले तो ऑक्साइड ऑफ एफई, एफई यानी आयरन के ऑक्साइड यदि होंगे मृदा में, यानी सॉइल में आयरन के ऑक्साइड होंगे तो आपका कैसा कलर होगा? हमारा रेड कलर होगा। और यदि येलो कलर की बात की जाए, येलो कलर की बात की जाए तो येलो कलर किसके कारण होता है? जियोथाइड या फिर लिमोनाइट यदि वहां पर होगा, ये भी आयरन के क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं, तो इनके कारण यदि होंगे तो येलो कलर होगा। ब्राउन कलर मैग्नेटाइट। ठीक है, व्हाइट कलर किसके होता है? साल्ट या फिर एरिड सेमी एरिड की जो सॉइल होती है, भूमि होती है, कहां पर? शुष्क क्षेत्र में, अर्ध शुष्क क्षेत्र में जो भूमि पाई जाती है उसका व्हाइट कलर होता है, किसके कारण? वहां पर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्लूइश कलर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका ब्लूइश कलर हो जाएगा। डार्क कलर ब्राउन टू ब्लैक ह्यूमस के कारण होता है। ठीक है, डार्क कलर उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, द पैथोजेनोमिक सिम्टम्स ऑफ द ब्लैक क्वार्टर इज, ब्लैक क्वार्टर का पैथोग्नोमिक लक्षण है। क्या होता है इसका पैथोग्नोमिक मतलब? प्रथम सिम्टम्स जो होता है, पैथोग्नोमिक सिम्टम्स होता है पैथोजन के कारण, इसका कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम चलते हैं, इरोसिव लेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट पर क्या हो जाता है? कटे हुए घाव हो जाते हैं। क्या ये हमारा लक्षण है? ठीक है, या फिर ऐसा तो नहीं होता, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। सेकंड है हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि पर सूजन आ जाता है। ये नहीं होता बेटा, ये मेटाइटिस जो होता है ना उसमें होता है, ये दुग्ध ज्वर में। ठीक है, ये भी नहीं है। थर्ड, सॉरी यहाँ पर डी लिख गया। थर्ड है हमारा क्रिपिटेटिंग साउंड ऑन प्रेसिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ, किसका? मवेशियों का जो
प्रभावित हिस्सा होता है उसे दबाने पर चट चटाने की आवाज आती है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यदि इसमें यदि मान लो मवेशी को क्या हो गया है, ब्लैक क्वार्टर डिसीज हो गया, ठीक है, ब्लैक क्वार्टर रोग हो गया है, अब जहां पर वो प्रभावित भाग है उसे जब आप दबाएंगे, उस पार्ट को जब आप दबाएंगे तो उसमें चटचटाने की आवाज आएगी। कैसी चट की आवाज आएगी? तो समझ लेना कि इसको ब्लैक क्वार्टर डिसीज है। तो ये सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब देखो यहां से एक चीज हमें ये पता चलती है कि जो एनिमल डिसीज होते हैं यानी पशुओं के जो रोग होते हैं उनके लक्षण कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हमें इनके पैथोजेनिक मतलब ये किससे होता है? बैक्टीरिया यानी विषाणु से या वायरस से होता है, सॉरी बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है, ठीक है। तो ये हमें पता रहने चाहिए, ठीक है। तो इसका हमने आगे और डिस्क्राइब करके इसमें एक ऐड कर दिया, ब्लैक क्वार्टर यानी इसको हिंदी में बोलते हैं लंगड़ी बुखार। तो इसका रोग कारक जो जीवाणु होता है वो है बेटा क्लोस्ट्रीडियम चौबाई। कौन सा जीवाणु है? क्लोस्ट्रीडियम चौबाई। इसका अन्य नाम भी होता है, देखो चुरचुरिया। क्यों? दबाने से चुरचुर की आवाज जो आ रही थी ना, तो इसको हमने क्या बोल दिया? चुरचुरिया। फड़ सूजन भी बोलते हैं, जहरबाद भी बोलते हैं और लंगड़िया भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं पशु में? पशु के मसल भागों जैसे जांघ हो, कंधों, गर्दन पर दर्द, भारी सूजन आना। पशु के गले तथा जबड़े में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। सूजन वाले इन भागों में गैस भरी रहती है। देखो क्या होता है बेटा, इन भागों में गैस भरी रहती है। क्या भरी रहती है? गैस। और जब उन्हें दबाओगे तो कैसी आवाज आती है? चुरचुर की आवाज आती है, ठीक है। सूजे हुए भाग पर चीरा लगाने से सड़े मक्खन। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पशु के सूजे हुए भाग पर यानी जहां स्वेलिंग है उस वाले पार्ट पर जब आप चीरा लगाओगे, उस वाले पार्ट पर जब आप चीरा लगाओगे तो कैसी बात बदबू आती है? मक्खन, सड़े हुए मक्खन जैसी, है ना। और बदबूदार झाग युक्त रक्त भी निकलता है साथ साथ। इससे प्रभावित जातियां कौन कौन सी होती है? देखो सभी गौवंशी यानी गाय भैंस आ जाएंगी, भेड़ बकरी आ जाएंगे। उपचार लिखे इसमें, तो ये आप जब मैं पीडीएफ डालूंगा हमारा टेलीग्राम चैनल, मैंने बता ही दिया था, टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है जो हमारा, टेलीग्राम पर जब आप जाएंगे तो टेलीग्राम में आप PAT या फिर PVFT बाय एग्रीमेंटर सागर ऐसा सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और उस चैनल पे आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके या तो प्रिंट करवा लीजिए या क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समर सीजन ऑर्नामेंटल प्लांट। तो बेटा इसमें पूछ लिया है फिर से कि समर सीजन ऑर्नामेंटल प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो समर सीजन ऑर्नामेंटल प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा है? पेंसी नहीं होता, सर्फगंधा, सॉरी स्नैपड्रैगन, ये नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बेटा पोचिया। क्या होगा? पोचिया। तो एक बार जरूर याद कर, देखो ऑर्नामेंटल से कितने सारे पूछ लिए गए हैं, ठीक है। एक गैरबुडी वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। गैरबुडी मतलब बेटा जिसमें स्टॉक नहीं होती, सॉरी जिसमें क्या नहीं होता है? तना नहीं होता, उसमें क्या बोलते हैं? गैरबुडी को स्टॉक प्लांट बोलते हैं। स्टॉक होता है डायरेक्ट, ठीक है। विदाउट स्टॉक वाला प्लांट जो होता है हमारा वो कैसा होता है? गैरबुडी प्लांट होता है, ठीक है। जिसमें स्टॉक नहीं होती वो क्या होता है? हमारा गैरबुडी प्लांट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप लिटर सिस्टम ऑफ पोल्ट्री इज रिलेटेड टू। जो पोल्ट्री का क्या है? गहरी कूड़ा विधि या प्रणाली है वो खालिस्तान से या डैश डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रीडिंग करने से क्या पोल्ट्री की? नहीं होता। फीडिंग से होता है क्या? नहीं होता। हाउसिंग से। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हाउसिंग। हाउसिंग इज द राइट आंसर, यानी आवास से रिलेटेड होता है आपका डीप लिटर सिस्टम, ठीक है। बेस्ट मैनेजमेंट से भी नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? हाउसिंग से। इसमें देखो मैंने इसमें कंप्लीट बता दिया है कि मुर्गी आवास यानी जो पोल्ट्री होता है उसके लिए कौन कौन सी प्रणालियां होती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, देख रहे हो अभी ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया था, पूछ लिया गया था, तो फिर से आने की संभावनाएं हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बेटा जिनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उन्हें नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें उन्हें और अच्छे तरीके से कवर अप करना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा चीज एक तो मुक्त प्रणाली या फ्री रेंज सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, जो पोल्ट्री होता है, जो बर्ड होते हैं, उनको क्या कर देते हैं? खुले में पालते हैं, ठीक है।
यह सबसे पुरानी प्रणाली है। आपने देखा होगा मेरे भाई, गांव में छोड़ देते ना, घूमते रहते इधर उधर, तो वही तो सिस्टम है ये, वो सबसे पुरानी प्रणाली है। और गांव में लोग यही तो करते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, बैकयार्ड पोल्ट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं बैकयार्ड जो पोल्ट्री होती है ना, उसको बोलते हैं। इसके बाद क्या बोला, सघन प्रणाली, इंटेंसिव, यह सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। कैसी है, सॉरी, सेकंड क्या है, फोल्डिंग। फोल्डिंग में क्या है बेटा, फोल्डिंग यूनिट सिस्टम। फोल्डिंग यूनिट सिस्टम में क्या होता है, फोल्डिंग यूनिट सिस्टम है। फिर इसके बाद क्या है हमारा, इंटेंसिव। इंटेंसिव, यह जो इंटेंसिव प्रणाली है सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें मुर्गी को बंद कमरे में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, मुर्गी को बंद कमरे में रखा जाता है, और उसे कोई बाहर अतिरिक्त जगह नहीं दी जाती है। उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहाँ जमीन कम होती है। देखो, कम एवं महंगी। अब आपसे क्वेश्चन यहां से बना सकता है कि यदि कहीं पर जमीन कम और महंगी है तो आप किस पोल्ट्री के किस हाउसिंग सिस्टम को प्रेफर करोगे, तो कौन सा होगा हमारा, इंटेंसिव सिस्टम। ठीक है, एक और होता है इसमें, इंटेंसिव के बाद आता है सेमी इंटेंसिव, यानी अर्ध सघन प्रणाली आती है। ठीक है, अब देखो, जो आपका इंटेंसिव सिस्टम होता है, फर्दर इसका दो भागों में डिवाइडेशन हुआ है। दो भाग में से इसके भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है इसमें डीप लिटर सिस्टम, यानी गहरी बिछावन, जो आपसे पूछ लिया गया था अभी इस क्वेश्चन में। एक होता है बैटरी या पिंजरा प्रणाली, कैज सिस्टम। ये कुछ नहीं होता, कैज सिस्टम मतलब पिंजरे में हम उसे बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा, मुर्गी फार्म के बाहर एक जाली नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसमें मुर्गियां रहती हैं, वही केज सिस्टम है। लेकिन देखो, ये डीप लिटर सिस्टम क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं गहरी बिछावन प्रणाली। तो ये क्या होता है, ये उष्ण कटिबंधीय अर्थात भारतीय क्षेत्र में यह प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित है। इस विधि में क्या करते हैं, पत्तियों, भूसा तथा लकड़ी के बुरादे को बिना बिछावन, बुरादे की बिछावन का उपयोग किया जाता है। मतलब जहां पर हम मुर्गियों को रख रहे हैं वहां पर पत्तियों, भूसा और लकड़ी के बुरादे को बिछा देते हैं। ठीक है, बॉयलर के लिए कितना करते हैं, 2 से 3 इंच, ग्रोवर के लिए कितना करते हैं, 4 से 5 इंच। यदि आप वहां पर मतलब जो ब्रायलर चिकन है ना, ब्रायलर चिकन है, उसको रख रहे हैं, तो इसकी परत जो मोटाई रहेगी वो 2 से 3 इंच मोटा बिछाना पड़ेगा। और यदि ग्रोवर को रख रहे हैं तो आपको 4 से 5 इंच इसकी मोटाई रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद और देखो, लेयर के लिए कितना होता है, ये सब मैंने कंप्लीटली इसको बता दिया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि जैसे इसको बदलना चाहिए। ठीक है, अब इस विधि में बिछावन के सूक्ष्म किण्वन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विटामिन B12 या जंतु प्रोटीन कारक एनिमल का निर्माण होता है, जो बेनिफिशियल होते हैं इनके लिए। तो ये आप कंप्लीट पढ़ लेना, मैंने इसको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रास कॉमनली यूज्ड इन इंडिया फॉर। भारत में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घास का उपयोग, ठीक है, लान की तैयारी के लिए भारत में आमतौर पर किया है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक, यदि आप गार्डन बनाओगे तो गार्डन में की जान क्या होती है भैया, हार्ट होता है लॉन। ठीक है, यानी जो घास उगाई जाती है गार्डन, तो मोस्टली गार्डन में कौन सी घास को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो फर्स्ट है हमारा सिनोडॉन डेक्टालॉइन। ठीक है, तीसरा है, सेकंड है हमारा पोआ नीमरोलस, और थर्ड है हमारा पोआ प्रेंटेसिस, फिर एग्रोस्टिस टेन्यूशस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा, सभी को पता है, सिनोडॉन डेक्टालॉइन। कई बार आपने इसका साइंटिफिक नाम पढ़ा होगा। ये कौन सी हमारी दूब घास होती है कि नहीं होती बेटा, दूब घास, ये हमारी कौन सी होती है, दूब घास होती है, इसी का उपयोग सर्वाधिक किया। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, एसएसपी कंटेन 3 प्लांट न्यूट्रिएंट्स नेमली। जो एसएसपी होता है आपका, एसएसपी बोले तो सिंगल सुपर फास्फेट, जो सुपर खाद होता है आपका एसएसपी आता है, जो सिंगल सुपर फास्फेट आता है, उसमें 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 पादप पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको दिया है क्या, कैल्शियम, सल्फर एंड फास्फोरस, क्या ये सही है। सेकंड है फास्फोरस, सल्फर और पोटास, क्या ये सही है। तो देखो यहां पर क्या है, थर्ड है सी हमारा फास्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, और डी ऑप्शन है हमारा कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम। तो राइट आंसर पता होगा आपको कि एसएसपी में क्या होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम, सल्फर और पोटास होता है। देखो बेटा, यहां से
क्वेश्चन आप फर्टिलाइजर जो वाला आपका है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, खाद एवं उर्वरक वाला पोर्शन है, वहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट खाद है जैसे यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो आपके फर्टिलाइजर है, ठीक है, उनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, और उनमें कंटेंट कितना होता है, कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है कि जो एसएसपी होता है उसमें 14.5% यानी 14.5% फास्फोरस होता है, ठीक है, सल्फर कंटेंट पूछा जाए तो कितना होता है 11% होता है, एंड कैल्शियम यदि पूछा जाए तो कैल्शियम कितना होता है बेटा 21%, इसमें क्या होता है कैल्शियम होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लाइम। लाइम इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ, तो जो चूना है उसका उपयोग डैश मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है। तो जो चूना होता है, सीधी सीधी सी बात है, चूना होता है उसका उपयोग कौन सी मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है। आई होप ये मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही चुन्नू मुन्नू सा है और आप लोगों को पता होगा, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है बेटा, जो चूने की प्रकृति पहले तो मुझे बताओ कैसी होती है, क्षारीय। चूने की प्रकृति कैसी होती है बेटा, क्षारीय होती है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, सलाइन मतलब क्षारीय स्वाद, इनमें तो नहीं करोगे, सलाइन एल्कलाइन न्यूट्रल को तो किसी की जरूरत ही नहीं है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा हमारा। इसके बाद सलाइन या एल्कलाइन ये होती है ऑलरेडी पहले से ही क्षारीय, तो इन्हें रिक्लेमेशन यानी सुधार के लिए चूना डालोगे तो और क्षारीय हो जाएगी ना, तो क्यों करेंगे हम इसका, तो हम करेंगे बेटा एसिडिक सॉइल में। किसमें करेंगे, जो अम्लीय मृदाएं होती हैं जिनका पीएच मान क्या होता है लेस देन 7 से कम होता है, यानी 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम या 4% जिनका होता है, ठीक है, तो 4 होता है जिनका, तो उनके रिक्लेमेशन यानी सुधार के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, चूने का, ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज और मैं बता देता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अब ये तो बात कर ली हमने किसकी, एसिडिक सॉइल की। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो क्षारीय सॉइल है, तो क्षारीय सॉइल के सुधार के लिए किसका उपयोग करोगे बेटा, क्षारीय सॉइल के सुधार के लिए किसका उपयोग करोगे, तो इसके लिए करोगे जिप्सम का। किसका उपयोग करोगे, जिप्सम का। जिप्सम का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्षारीय भूमि की सुधार के लिए। देखो 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, तो हमेशा याद रखना, नहीं तो कई गलत करके आ जाओ कि जिप्सम का उपयोग क्षारीय भूमि के लिए किया जाता है, सॉरी अम्लीय भूमि के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जिप्सम खुद अपने आप में इसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट है हमारा इज अ मेजर एसिड विच इज प्रेजेंट इन एप्पल। एक प्रमुख अम्ल है जो सेब में मौजूद होता है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अब देखो ना आप यहाँ से क्या पूछ लिया गया कि जो एप्पल है उसमें कौन सा एक एसिड होता है जो मेजर एसिड है, वो कंटेंट होता है किसमें, एप्पल फ्रूट में, सेब में। तो बेटा यहाँ से सभी को पता होगा क्या होता है उसमें, आपका होता है टेट्रिक तो होता नहीं है, एसिडिक तो होता नहीं है, ठीक है, और ये तो होता नहीं है आपका सिट्रिक। सिट्रिक किस में होगा, नींबू वर्गीय में होगा, ठीक है, टेट्रिक तो होता नहीं, टेट्रिक जाएगा आपका अंगूर में। तो यहाँ होगा बेटा मैलिक एसिड। क्या होगा आपका, मैलिक एसिड होता है जो सेब में मौजूद होता है। देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन करके रख दिया है, अब सिर्फ पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एप्पल का पूछा है, अब इसके बाद कुछ और का पूछ ले, मान लो आपसे कुछ भी पूछ ले, टी में पूछ ले कि टी का क्या होता है, तो टी का होता है टैनिक एसिड। टेट्रिक एसिड देखो किस में होता है, ग्रेप्स में होता है, पाइनएप्पल में होता है, पोटैटोज में होता है, कैरेट में होता है। तो इस टेबल को आराम से आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 7 क्वेश्चन, द सीड रेट ऑफ रेडिसेस। तो जो मूली की बीज दर है क्या होती है, तो देखना अब यहाँ से आप याद कर लेना, बहुत सारे जो क्रॉप्स इंपॉर्टेंट, तो उनकी जो भी क्या है बीज दर है उनको याद कर लेना बेटा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्या होती है, मूली की बीज दर कितनी होती है, हाँ मूली की बीज दर होती है यहाँ से 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द कंसंट्रेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन फॉर कैनिंग ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी। सब्जियों की कैनिंग के लिए, सब्जियों की कैनिंग तो जानते होंगे ना, कैनिंग के लिए किस नमकीन या फिर ब्राइन, ब्राइन मतलब नमक वाला सॉल्यूशन,
ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब जब नमक का घोल बना दो तो वो ब्राइन कहलाने लगता है, ठीक है। विलयन की सांद्रता कितनी रखी जाती है, यानी नमक का घोल बनाओगे तो उसकी सांद्रता कितनी रखी जाएगी यदि आपको सब्जियों की क्या करनी है, कैनिंग करनी है, तो कितनी रखी जाएगी बेटा, इसका राइट आंसर होगा 2% रखी। कितनी रखी जाती है, 2% सांद्रता रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंब रूल ऑफ डेयरी एनिमल फीडिंग इज नॉट मीट द टोटल डेयरी मैटर रिक्वायरमेंट इन सच अ वे दैट, डेयरी पशु आहार का मुख्य नियम जो होता है थंब रूल होता है, ठीक है। जब आप डेयरी पशु को खाना देते हैं, ठीक है, फीड देते हैं, भोजन देते हैं, तो आहार देते हैं, तो उसका जो नियम चलता है हमारा थंब रूल मेथड चलता है। थंब रूल मेथड के अकॉर्डिंग अपन देते हैं, ठीक है। तो कुल ड्राई मैटर यानी डीएम, डीएम यानी ड्राई मैटर की आवश्यकता को पूरा करने हेतु इस प्रकार है कि, तो किस प्रकार रहेगा, 2/3 ऑफ ड्राई मैटर, यानी ये पूछ रहा है कि इसमें क्या रखोगे आप, डीएम का 2/3, डीएम का 2/3 ऑफ द डीएम, मतलब जो ड्राई मैटर है उसका 2/3 मीट जो होता है। यदि मान लो आपको कितना देना है, कुछ भी देना है, तो उस जैसे मान लो उसको 2/3 जितना उसको ड्राई मैटर देना है, वो 2/3 कहां से मिलेगा, मीट फ्रॉम द कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेट फूड होता है ना, जो आप दाना वगैरह देते हो, ठीक है, वो आपका कंसंट्रेट से मिलेगा। डीएम का ड्राई मैटर क्या ऐसा होता है, एंड द रिमेनिंग 1/3 फ्रॉम द फूडर, मतलब जो आपका ड्राई मैटर है वो 2/3 कहां से मिल रहा है, कंसंट्रेट से यानी दाने वगैरह से, और आपका जो 1/3 कहां से मिल रहा है, इसमें चारे से। क्या ये होता है थंब रूल मेथड, नहीं होता, ठीक है। तो इसमें पूछा 2/3 ऑफ द डीएम इज मीट फ्रॉम द कंसंट्रेट एंड द रिमेनिंग 1/3 फूडर ड्राई मैटर से, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये ग्रीन लिखा है बेटा, हरे चारे से मिलता है क्या, नहीं मिलेगा। यहाँ ड्राई सूखे चारे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, 1/3 फ्रॉम द ड्राई मैटर मेड फ्रॉम द कंसंट्रेट। जो टन इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो कंसंट्रेट होता है तो उसका जो आपका कंसंट्रेट होता है उसका कंसंट्रेट का कंसंट्रेट का आपका 1/3 जो है, कंसंट्रेट का आपका क्या है 1/3 जो है वो कहां से मिलेगा, सॉरी ड्राई मैटर का 1/3 कहां से मिलेगा पशु को, कहां से मिलेगा बेटा, ये कंसंट्रेट से। कहां से मिल रहा है, कंसंट्रेट से। एंड रिमेनिंग और बचा हुआ जो 2/3 है वो कहां से मिल रहा है, चारे हरा और सूखा दोनों से मिलेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही थंब रूल मेथड होता है कि यदि आप ड्राई मीटर दोगे उसे तो उसका जो 1/3 हो वो कहां से मिलना चाहिए, कंसंट्रेट से यानी दाने से, और जो उसका 2/3 बचा है रिमेनिंग पार्ट वो कहां से मिलेगा, चारा और सूखा चारा, हरे चारे और सूखे चारे से मिलना चाहिए, दोनों से, ना कि सिर्फ ग्रीन से या फिर सिर्फ ड्राई से। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए थे, गलत हो गए, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम फैट कंटेंट, तो निम्नलिखित में से दूध उत्पादों में से किस में अधिक वसा की मात्रा होती है। यार ये तो चिन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता होगा, समझ रहे हो, सीधी सी बात है भाई, घी। कौन सा आएगा राइट आंसर हमारा, घी। पनीर में नहीं होती, ठीक है। सबसे ज्यादा कितनी होती है इसमें बेटा, 90.9 कुछ परसेंट, 90.95 लगा लो अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। तो 99% जो होती है घी में, वसा ही वसा होती है, क्रीम में भी नहीं होती, बटर में भी इतनी नहीं होती, पनीर में भी नहीं होती। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, घी। 31 क्या, सिम्टम्स ऑफ द सडन डेथ ऑफ एनिमल विथ ऑजनिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम नेचुरल न्यूट्रल ऑरिफिसेस, प्राकृतिक मुख से रक्त रिसने, मतलब प्राकृतिक तरीके से मुख से रक्त के रिसने से एक पशु की अचानक मृत्यु के लक्षण इस रोग के होते हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें नेचुरल तरीके से, यहाँ पिक्चर में देख रहे होगे, नेचुरल तरीके से जो पशु का जो मुंह होता है वहां से रक्त का रिसाव होने लगता है, ठीक है। वहां से क्या होने लगता है, रक्त का रिसाव होने, तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये सिम्टम्स, और पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सिम्टम्स कौन से रोग के हैं बेटा, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट हमारा एंथ्रॉक्स, जॉनी डिसीज, फुट एंड माउथ डिसीज और एनाप्लाज्मोसिस। तो बेटा ये आप सोच रहे हो फुट एंड माउथ डिसीज, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका लक्षण क्या है, एंथ्रॉक्स। अब देखो
कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें डिसीजों को आइडेंटिफाई करने, मतलब उनके सिम्टम्स पता होने चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप डिसीज पढ़ो तो 1 बाय 1 उनके सिम्टम्स यानी लक्षण जरूर पढ़ लेना। देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। देखो मैंने जो है ना एंथ्रॉक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल मेंशन कर दी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसका रोग कारक जो होता है ये जीवाणु से होता है बेटा। किससे होता है, जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से। इसका अन्य नाम क्या है, जहरी बुखार, पीला बुखार, है ना, स्प्लीनिक फीवर, गिल्टी रोग, बिसेरी, ऊन काटने वाले बालों का रोग आदि बहुत सारे इसके निकनेम होते हैं। ठीक है। अति तीव्र अवस्था यदि इसकी आ जाए तो मुंह, नाक तथा मलाशय से रक्त मिला हुआ, मतलब रक्त मिला हुआ दूध, झागदार स्राव निकलता है। अब देखो मुंह, नाक तथा मलाशय से पशु के रक्त का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, और 2 या 3 घंटे में वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तीव्र अवस्था यानी अति तीव्र, अब तीव्र अवस्था है, पशु के शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से काला कोलतार जैसा चमकदार छायायुक्त स्राव निकलना और उसका ना जमना, यही इसका एक लक्षण हो जाता है। 24 से 40 घंटे में पशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो ये पूरे सिम्टम्स मैंने यहाँ पर मेंशन करके रख दिए। तो आप इसको क्या बोल रहे हैं कि जरूर पढ़ लेना। ठीक है। आप बोलोगे सर तो वैसे भागवत जैसे बोले जा रहे हैं, बेटा टाइम कम होता है, डेटा बहुत है, समझ रहे हो। मुझे 15 क्वेश्चन तक पहुंचना है। अभी मैं कितने क्वेश्चन पहुंचा हूं, 30, हमारे 31 क्वेश्चन ही हुए हैं। ठीक है। तो मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये चीजें आप बाद में पढ़ सकते हो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्पेस शुड बी केप्ट बिटवीन प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो ऑफ पपाया। पपीते के रोपण के दौरान पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी, यानी पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी का स्थान रखा जाना चाहिए। कितना रखा जाना चाहिए, ये तो होगा नहीं 2.5 मीटर, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। तो स्पेसिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। मेरा मोटिव यही है आपको क्वेश्चन बताने का कि क्वेश्चन कहां कहां से आ सकते हैं, तो वो वाले पार्ट को हमें आइडेंटिफाई करके उसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। 33 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फॉर इट्स ब्लैक कलर मीट। निम्नलिखित में से कौन सा अपने काले रंग के मांस के लिए जाना जाता है। बेटा ये अपने एमपी की वैरायटी है, एमपी की ब्रीड है ये। ठीक है। तो ये कौन सी, सबको पता होगा बेटा, कड़कनाथ। जो कड़कनाथ वैरायटी होती है ये कहाँ की है बेटा, ये हमारी झाबुआ। कहाँ की है, मध्य प्रदेश के झाबुआ की है ये। ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का। मांस का कलर कैसा होता है, इसके मांस का कलर होता है ब्लैक यानी काले कलर का। ठीक है। और इसका अंडा भी होता है बेटा, ये भी पूछा जाए, अंडे का कलर भी इसका कैसा होता है, काला। तो ये 2-3 चीजें याद रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर जेली प्रिपरेशन। जेली की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है। अब मुझे बताओ आप, कौन सी सामग्री होगी बेटा जेली के लिए। फ्रूट पल्प, फलों का गूदा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पैक्टिन हो सकता है, साल्ट नमक जेली में डालोगे क्या, मे बी। तो बेटा यहां पर सबसे जरूरी है फलों का गूदा। यदि उसमें पैक्टिन नहीं होगा तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पैक्टिन। इसके बाद 35 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बॉटलिंग कैन शुड बी। जब हम बॉटलिंग करते हैं तो उसके दौरान जो कैन मतलब उसका नेक होता है, शुड बी हैव अ हेड स्पेस ऑफ, हेड का स्पेस कितना रखना चाहिए। तो इसका स्पेस मतलब जब हम बॉटलिंग करते हैं, ठीक है, कैनिंग के दौरान, तो बॉटलिंग का जब ढक्कन लगाते हैं, ठीक है, तो उस पर ढक्कन में थोड़ा सा एयर के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। तो स्पेस कितना रखना चाहिए बेटा, 0.03 से 0.05 सेंटीमीटर का। ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा अल्टरनेट बियरिंग इज मोस्ट कॉमन इन। जो वैकल्पिक बियरिंग होती है, मतलब एकांतर फलन। एकांतर फलन तो होता है, देखो आधा फलेगा हम, मतलब आधा में आधे हिस्से में प्लांट के फल लगेंगे और आधे को छोड़ देगा, वो होता है एकांतर, है ना। या फिर इसको बोलते हैं वैकल्पिक, अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग किस में होती है, सबसे ज्यादा पता होगा मैंगो में। मतलब एक साल फल लगेंगे, दूसरी साल फल नहीं लगेंगे। ये आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। ठीक है।
तो आम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एकांतर फलन है। ठीक है, समस्या किसके कारण होती है? कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात का जो इम्बैलेंस है, यदि वो हो जाए तो ये समस्या क्रिएट हो जाती है किसमें बेटा? आम में। और या तो फिर अनुमान से गुणों के कारण हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए तो भी हो जाता है, और लिंग अनुपात यदि सही से ना हो तो भी हो जाता है, और यदि जलवायु कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है, तो आम के पौधों में यदि आप चाहते हो कि एकांतर फलन ना हो तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होना चाहिए? 10:1 के रेशियो में होना चाहिए। इससे एकांतर की फलन की समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। Which of the following is called the true stomach of a cow? निम्नलिखित में से किसे एक गाय का वास्तविक पेट कहा जाता है? पिछले वीडियो में मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया था, चारों कंपार्टमेंट बताए थे स्टोमक के। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट कौन था बेटा? हमारा रूमेन। सबसे बड़ा कौन सा था? रूमेन। ये प्रथम कंपार्टमेंट होता है और ये सबसे बड़ा कंपार्टमेंट था हमारा रूमेन। ठीक है, इसका कितना मैंने बताया था? 80% भाग होता है टोटल स्टोमक का। कितना होता है? 80% भाग होता है। दूसरा मैंने शायद बताया था इसका क्या आपको? रेटिकुलम। ठीक है, तीसरा था आपका ओमेशम, और लास्ट आपका और मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका ट्रू स्टोमक। इसी का क्या हमारा राइट आंसर क्या होगा? एबोमेशम। एबोमेशम इसी को हम बोलते हैं ट्रू ट्रू स्टोमक, सत्य अमाशय, यही होता है। ठीक है, तो याद रखना क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में जब जो भोजन होता है, लास्ट में जो आपका क्या बचता है? भोजन होता है, वो इसी में आके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, यही से क्या होगा? आपका डाइजेस्ट होगा और आपके पशु को क्या मिलेंगे? विटामिन, प्रोटीन वगैरह यहीं से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 31. Straw and stored in liquid nitrogen semen for the bull is collected and filled in thin clay which maintain a very low temperature. बैल के वीर इकट्ठा किया जाता है और पतले प्लास्टिक के स्ट्रॉ में भरकर तरल नाइट्रोजन में, किसमें बेटा? देखो हमेशा याद रखना, तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है, जो कि खालिस्तान तक के निम्नतम तापमान को बनाए रखता है। अब देखो ये होता है इसका राइट आंसर डीप फ्रीजिंग। क्या होता है? सॉरी, -196 डिग्री पर इसे तरल नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन यानी लिक्विड नाइट्रोजन के साथ इसे क्या किया जाता है? रखा जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ इसे क्या रखा जाता है? रखा जाता है किसको? सीमन को। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर? 196 टेम्परेचर। तो आपसे पूछ लिया जाए अब नेक्स्ट में कि भाई इस विधि को क्या कहते हैं, तो ये होती है बेटा डीप फ्रीजिंग मेथड। क्या होती है? डीप फ्रीजिंग मेथड। ये कौन सी होती है आपकी? डीप फ्रीजिंग। और इसके उलट एक और होती है, एक और कौन सी होती है हमारी? जो नॉर्मल फ्रीजिंग मेथड होती है, जो आजकल जो सीमेन कलेक्शन सेंटर, जो सीमेन एआई सेंटर होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स होते हैं, जहां पे एआई होती है ना, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र होते हैं। ठीक है, वहां पर इसको रखा जाता है 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। किस पे रखा जाता है? 4 to 5 डिग्री सेल्सियस पर। एक क्वेश्चन और है, ये तो आपने तरल नाइट्रोजन में रख दिया इसे, और इसमें यदि आप सोचो तो 78 डिग्री सेल्सियस पर, 78 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको किस में रख सकते हो? -78 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको ड्राई आइस में रख सकते हो। किस में रख सकते हो? ड्राई आइस यानी शुष्क। ठीक है, ड्राई आइस में भी इसको रख सकते हो, CO2। क्वेश्चन नंबर 39, बनाना इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय। देखो यहां से भी कर लेना कि कौन सी क्रॉप का प्रोपोगेशन यानी संवर्धन या प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ठीक है, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट हैं उसी टॉपिक से। तो इन्हें देखो, आप समझो कि क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं, तो उस टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जितने भी प्रोपोगेशन की मेथड्स हैं और जितने भी फ्रूट्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, जिन जिनका प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है, या फिर तो वो कुछ पार्ट से किया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो केले का बीज द्वारा होता है क्या? किसी ने देखा बीज द्वारा? नहीं होता। डिवीजन ऑफ सकर, सकर्स के भाग से नहीं होता, सकर्स पूरे ही लगाते हैं। ग्राउंड लेयरिंग से नहीं होता। ये बनता है बेटा टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन से किया जाता है। इसका प्रवर्धन किससे किया जाता है? टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन। द इंडियन नेम फॉर क्लैरिफाइड बटर फैट,
जो क्लैरिफाइड बटर का भारतीय नाम क्या है बेटा? तो यही तो है इंडियन नेम क्लैरिफाइड बटर का, घी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैरिफाई, मतलब जिसे बोला गया है। अब देखो बटर फैट, जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो ऐसा बटर, ठीक है। अब वहां जाओगे आप कहीं बाहर तो वो बोलेंगे, विदेश में चले जाओगे बटर फैट, लेकिन हम इंडिया में उसे क्या बोलते हैं, घी। नेक्स्ट है हमारा टार्टरिक एसिड इज कंपैरेटिवली बेटर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जो टार्टरिक अम्ल होता है निम्न की तैयारी के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर होता है। तो किसके लिए होता है बेटा ये टार्टरिक एसिड, जो यूजफुल होता है, किसके लिए होता है ये सबसे ज्यादा यूजफुल? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड होता है आपका किसके लिए? जैम या फिर मार्मालेड यानी मुरब्बा, सिरप। तो बेटा ये होता है आपका जेली बनाने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर, ठीक है, टार्टरिक एसिड। इसके बाद 42 क्वेश्चन है आपका, 42 नंबर का, द प्राइमरी डेयरी एनिमल इन इंडिया इन रिलेशन टू इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन द टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री। देश में कुल दुग्ध उत्पादन में इसके योगदान के संबंध में प्राथमिक डेयरी पशु है। तो कौन सा है बेटा सबसे ज्यादा? आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन में कंट्रीब्यूशन किसका है, कंट्रीब्यूशन किसका है? तो वो है बेटा, देखो बकरी कितना दूध देगी यार, ऊंट का दूध कितना, कहीं राजस्थान साइड चले जाओगे ऊंट का दूध थोड़ी ना ऐसे मिलता है, ठीक है। बफेलो, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, भैंस। कैटल, गाय बहुत कम दूध देती हैं, जो भैंसें होती है इनका योगदान सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है रफली टॉप लेयर ऑफ सॉइल कंटेंट डैश परसेंट ऑफ मिनरल्स, मृदा सामग्री की मोटे तौर पर शीर्ष की जो परत होती है, ठीक है, वो कितने प्रतिशत खालिस्तान प्रतिशत या डैश प्रतिशत, कितने प्रतिशत खनिज होते हैं उसमें, ठीक है। जो आपकी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो वो मिनरल्स कितने परसेंट होते हैं जो आपकी टॉप सॉइल होती है, ऊपरी परत होती है, मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उसमें कितने परसेंट आपके मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कितने परसेंट होते हैं? वो होते हैं बेटा आपके 45%। कितने परसेंट होते हैं? 45%। देखो मैंने यहां पर ये सब कुछ मेंशन कर दिया है। एयर जो होते हैं, देखो जो सॉइल के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, कितने टाइप, कितने कंपोनेंट्स, यानी सॉइल का यदि कंसंट्रेशन देखें तो कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी है? मृदा में क्या क्या होता है? एक तो हवा होती है, देखो सबसे पहली चीज, इसके दो कंपोनेंट्स, इसके कितने होते हैं? एक होता है ठोस, सबसे पहली बात, एक होता है द्रव। क्या होता है? द्रव, ठीक है। अब ठोस में क्या आ जाएगा आपके? आ जाएंगे बेटा खनिज। क्या आ जाएंगे? खनिज। और द्रव एवं गैस, द्रव प्लस गैस फॉर्म में, ठीक है, ये इसमें क्या आ जाएगा आपका? पानी, और आ जाएगा बेटा आपका हवा, पानी और हवा। और इसमें क्या आ जाएगा आपका? ओएम, मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा ठोस में। तो ऑर्गेनिक मैटर यदि खनिज की बात करें तो हम कितने होते हैं मिनरल्स? 45%। हवा जो होती है हमारी 25%, ठीक है। और जो आपका 5% होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मृदा में एवरेज जो ओएम का परसेंट होता है वो कितना होता है। इसके बाद हम यदि वाटर की बात करें तो वाटर की बात करें तो वो कितना होता है हमारा? 25%। एयर, हवा, वाटर, हवा या वाटर दोनों कितने होते हैं? 25 खनिज यानी मिनरल्स 45, और बाकी का रिमेनिंग जो 5% बचता है वो होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कॉक्सिडियोसिस अ डेयरफुल पोल्ट्री डिसीज इज कॉज्ड बाय, एक भयानक जो डिसीज होता है कौन सा? पोल्ट्री का, एक भयानक डिसीज होता है पोल्ट्री का, कौन सा है ये? कॉक्सिडियोसिस। ये किससे होता है बेटा? कॉक्सिडियोसिस डिसीज जो होता है किससे होता है हमारा? बैक्टीरिया से नहीं होता, फंजाई से नहीं होता, वायरस से नहीं होता, ये होता है बेटा प्रोटोजोआ। तो ये डिसीज याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कौन सा डिसीज किससे होते हैं, ठीक है, तो ये डिसीज आप याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा इन रिस्पेक्ट ऑफ बफेलो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया, दुनिया में यदि भैंस का बात की जाए किसकी? बफेलो के पॉपुलेशन की, है ना, भैंसों की जनसंख्या की, ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान आता है? तो बेटा भारत का कौन सा स्थान आएगा? फर्स्ट, सबसे ज्यादा, क्योंकि वही तो हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कर रही है मिल्क प्रोडक्शन में, कर रही है कि नहीं कर रही? तो वही सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द बेस्ट मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग ऑफ डेयरी का, हाथ से दोहने की, ठीक है,
हाथ से दूध को दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है डेयरी गायों में? तो डेयरी गायों में कौन सी? नकलिंग। नकलिंग करते हैं क्या? नकलिंग। स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग आपने ऐसा पकड़ा उसके थन को और बार बार ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ये भी सही नहीं होती बेटा, इससे उसको पेन होता है, ठीक है, तो ये भी आपकी सही नहीं होती। अब एक होता है बेट हैंड मेथिंग विथ क्लीन मस्टर्ड ऑयल, साफ सरसों के तेल के साथ गीले हाथों से धोना, ये कौन सी है? साफ सरसों के, ठीक है, करते हैं लोग, लेकिन सबसे जो होती है आईएमपी मेथड या फिर सबसे अच्छी विधि मानी जाती है फुल हैंड, मतलब पूरे हाथ से आप उसके थन को पकड़ोगे और दूध दोहोगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, तो ये होती है आपकी फुल हैंड मेथड। रेड लेडी इज अ वेराइटी, देखो वेराइटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब वेराइटी से कैसे आते हैं मैं बता रहा हूँ। वेराइटी से क्या है कि जो यूनिक वेराइटी होती है, समझ रहे हो मेरी बात, जो यूनिक वेराइटी होती है जिनकी कुछ क्वालिटीज होती है, स्पेसिफिकेशन होता है कुछ उनका, ठीक है, उनके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, उन्हीं को तो लोग पूछते हैं। जैसे हम लोगों में भी तो कुछ क्वालिटी होती है तभी तो लोग पूछते हैं। आप पढ़ोगे कल के दिन सिलेक्शन लो लोगे और गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको पूछेंगे लोग, ठीक है, तो स्पेसिफिक क्वालिटी तो आ जाएगी कि लड़का यार जेएनके में पढ़ रहा है, लड़का ग्वालियर की कॉलेज में पढ़ रहा है, समझ रहे हो, मेहनत की उसने तब तो उसको अच्छा कॉलेज मिला, है ना। तो ऐसे ही जब वेराइटी कुछ उनमें स्पेसिफिक क्वालिटी होती है तभी उनके क्वेश्चन आते हैं। तो जितनी भी ऐसी वेराइटी है जिनमें कुछ क्वालिटीज है तो उनको पढ़ना ना भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? रेड लेडी। तो रेड लेडी बनाना की तो होती नहीं, मैंगो की तो होती नहीं, लीचे की तो होती नहीं, तो किसकी होती है बेटा? पपाया की, रेड लेडी, ठीक है, पपीते की। L49 इलाहाबाद सफेदा, देखो बैक टू बैक वेराइटी से क्वेश्चन देख रहे हो ना। L94 इलाहाबाद सफेदा या हजारी इज़्दा, कौन सी किसकी वेराइटी है बेटा? तो बताओ मुझे, L94 ये इलाहाबाद सफेदा किसकी वेराइटी है बेटा? L94 ये इलाहाबाद सफेदा किसकी वेराइटी है हमारी? तो आपको पता होगा ना यार, इलाहाबाद सफेदा ये लगा हुआ है यहाँ पे, इलाहाबाद सफेदा, तो ये किसकी वेराइटी है? सब कुछ इलाहाबाद, इलाहाबाद नाम जुड़ गया मतलब गुआवा पे आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इट इज डिजायरेबल दैट अ गुड डेयरी काउ है, यह वांछनीय है कि एक अच्छी डेयरी गाय में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, ठीक है। क्या वह जेंटल डोकाइल लुक एंड माइल्ड टेम्प, शांत विनम्र रूप से सौम्य स्वभाव होना चाहिए, ठीक है भाई, ये अच्छी बात है, शांत होगी, अच्छी विनम्र होगी तो आप उसको इजीली उसकी केयर कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वॉलेटाइल टेम्परमेंट मतलब परिवर्तनशील स्वभाव होना चाहिए, बार बार बदलती रहे, है ना, मौसम की तरह, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेरोसियस, तो ये तो गलत बात है, जंगली रूप, एकदम जंगली वाइल्ड टाइप की, ठीक है, ये भी गलत है। ब्रूटल लुक, क्रूर रूप, ये भी नहीं होना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है ऑप्शन नंबर ए, और ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है which one of the following vegetables crop contains higher percentage of carotenoids, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी फसलों में कैरोटेनॉइड का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ये हमारा कौन सा है? 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन से में होता है? फूल गोभी में होता है क्या? अरे नहीं होता है यार। कैरेट में होता है क्या? होता है बेटा, कैरेट में, ठीक है। ब्रिंजल में होता है क्या? नहीं होता। टोमेटो में होता है? टोमेटो में भी नहीं होता, ठीक है। तो जो कैरोटेनॉइड होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है हमारा? बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कैरेट में होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे, यहां देखो मैंने इनको मेंशन कर दिया। प्याज में देखो यहां से क्वेश्चन आ सकते, प्याज में तीखेपन का कारण एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है, मिर्च में तीखेपन का कारण कैप्सिसिन होता है, सलजम में तीखेपन का कारण, चरफारट का कारण क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, अरबी में कसेलेपन का कारण, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, यहां पर देखो गाजर में गहरे लाल रंग का कारण कैरोटीन, ठीक है, तो उसी से बना कैरोटेनॉइड। आ गया ना क्वेश्चन यहां से। अब टमाटर का पूछा जा सकता है, लाल रंग का कारण क्या होता है? ये पिगमेंट है इनके, ठीक है, तो लाइकोपिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये पूरी चीजें मैं उस पर डाल दूंगा। आई होप कि यहां तक आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और काफी आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी रहे होंगे आपके लिए क्वेश्चन। तो प्लीज यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में, ठीक है, मैं और भी यूजफुल कंटेंट आपके एग्जाम के पहले पहले आपको प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आपकी जो मेहनत है उसमें डबल इजाफा हो। और आई होप, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सिलेक्शन लो, ठीक है। तो यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो
तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपने वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा क्या होता है कि आपका आप जो हमें प्यार दोगे, ठीक है, आप जो हमें प्यार दोगे ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक एनर्जी, हमारे अंदर एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, तो मैं आपको और अच्छा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देने के लिए क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, ताकि मैं और एग्जाम, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।